हेलो गाइस, आप सभी का कृष्णा गुरुकुल कॉलेज में स्वागत है। हमारा जो बीएड 2 वर्षीय प्रोग्राम है, हम उसके अंतर्गत आज बीएड फर्स्ट ईयर में अध्ययन कर रहे हैं। और बीएड फर्स्ट ईयर में हमारा जो पेपर कोड है उसका नाम वह है E103 और पेपर का नाम है अधिगमकर्ता के रूप में विकास ग्रोइंग अप एज ए लर्नर। हम अपने इस पेपर के अंतर्गत आज की अपनी इस वीडियो में नए टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। हमारा टॉपिक का नाम है वह है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। इससे पहले वीडियो में हमने अपने इसी टॉपिक पर अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत अधिगमकर्ता के यानी कि अधिगमकर्ता से संबंधित कारकों के बारे में अध्ययन किया। यानी कि जो अधिगमकर्ता से संबंधित कारक थे उनके बारे में अध्ययन किया। सो हम अपनी आज की अपनी इस वीडियो में अपने इसी टॉपिक पर अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत यानी कि अध्यापक से संबंधित कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में अध्यापक से संबंधित कारक भी बहुत सारे हैं, यानी कि वह निम्न प्रकार से है। नंबर 1 है विषय का ज्ञान। क्या है नंबर 1? विषय का ज्ञान। यानी कि अध्यापक को अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में जो अध्यापक से संबंधित कारक है उनमें से नंबर 1 होता है विषय का ज्ञान। यानी कि अगर किसी अध्यापक को अपने विषय का ज्ञान नहीं होगा तो उसके कारण भी अधिगम प्रभावित होता है। कोई भी अध्यापक अपने छात्रों को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होने पर ही प्रभावित कर सकता है। अगर किसी भी अध्यापक यानी कि किसी अध्यापक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं है तो उसके जो छात्र हैं वह उससे प्रभावित नहीं हो पाएंगे। ज्ञानहीन शिक्षक न तो छात्रों से सम्मान व आदर प्राप्त कर सकता है और न ही उनके मस्तिष्क का विकास कर सकता है। यानी कि अगर किसी अध्यापक को में ज्ञान नहीं है अपने विषय से संबंधित तो वह अपने छात्रों से सम्मान भी प्राप्त नहीं कर सकता है और न ही वह अपने छात्रों का क्या है विकास कर पाता है। अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता होने पर ही शिक्षक आत्मविश्वास पूर्वक बालकों को नए ज्ञान प्रदान करने में सफल होता है। यानी कि अगर एक शिक्षक के अंदर अपने विषय का संपूर्ण ज्ञान है तो वह अपने बालकों में आत्मविश्वास आराम से पैदा कर सकता है और यानी कि अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करके उनको सफलता की ओर आराम से ले जा सकता है और उनकी अधिगम प्रक्रिया में उनकी सहायता कर सकता है। नंबर 2 आता है मनोविज्ञान एवं बाल प्रकृति का ज्ञान। मनोविज्ञान एवं बाल प्रकृति का ज्ञान। अध्यापक को यानी कि अध्यापक को शिक्षण से संबंधित मनोविज्ञान की विभिन्न शाखाओं का ज्ञान होना भी बहुत आवश्यक है। मनोविज्ञान पर ज्ञान होने पर ही अध्यापक अपने शिक्षण को सफल बना सकता है। यानी कि अगर शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं है तो वह अपने शिक्षण को सफलता की ओर ले जाने में असक्षम रहता है, यानी कि सफल नहीं होता है। लेकिन अगर अध्यापक में मनोविज्ञान का ज्ञान है तो वह अपने शिक्षण को सफल बना सकता है। इसके अतिरिक्त शिक्षक को बालक की प्रकृति का भी ज्ञान होना चाहिए। यानी कि मनोविज्ञान के साथ साथ में जो बालक की प्रकृति होती है, बालक की जो इच्छाएं होती हैं, उसकी जो आयु वर्ग के अनुसार उसकी जो सीखने की गति होती है, उन सभी का भी अध्यापक को ज्ञान होना चाहिए, तभी एक अध्यापक अपने शिक्षण को सफल बना सकता है। नंबर 3 पर आता है बाल केंद्रित शिक्षा पर बल। बाल केंद्रित शिक्षा पर बल। आज बाल केंद्रित शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया जा रहा है, अतः शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह बालकों की जो भी ज्ञान प्रदान करे, यानी कि वह बालकों को जो भी ज्ञान प्रदान करे वह उनकी
रुचि स्तर के अनुकूल होना चाहिए। ये नहीं कि बालकों की रुचि तो कक्षा 2 का सिलेबस अध्ययन करने में ही है और अध्यापक उनको कक्षा 5 का सिलेबस करा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देने के साथ साथ में यही बात कही गई है कि जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली है उसमें उसका जो केंद्र बिंदु है अब बालक को माना गया है, यानी कि वह बालक का जो स्तर है उसी के अकॉर्डिंग या उसी के अनुसार बालक को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान। ये सभी हमारे अध्यापक से यानी कि अध्यापक से संबंधित कारक हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान। अध्यापक को व्यक्तिगत भिन्नताओं के संबंध में जानकारी होनी नितांत आवश्यक है, यानी कि बालकों में जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, मंद बुद्धि का है, तीव्र बुद्धि का है, प्रखर बुद्धि का है, जिज्ञासु है या मूढ़ बुद्धि का है, उन सभी का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। ये नहीं कि हम तीव्र बुद्धि वाले बालक को मंद बुद्धि वाले बालक के साथ बैठाकर अध्यापन कराने लगे, नहीं। इसमें क्या होगा, जो तीव्र सागर बुद्धि वाला बालक है वह बोरियत महसूस करेगा और वह इधर उधर के कार्यों में संलग्न हो जाएगा। मनोविज्ञान के प्रादुर्भाव के परिणाम स्वरूप आज शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत भिन्नताओं को महत्व प्रदान किया जा रहा है और इन्हीं व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर प्रत्येक अध्यापक को शिक्षण कार्य करना चाहिए। आज बालक की रुचि, अभिरुचि, योग्यता, अक्षमता इत्यादि को ध्यान में रखकर ही उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान होने पर ही शिक्षक अपने शिक्षण को सफल बना सकता है, क्योंकि जब बालक को यानी कि किसी शिक्षक को बालकों की रुचि का, उनकी क्षमताओं का, उनकी जिज्ञासाओं का ही ज्ञान नहीं होगा तो वह उनको किस प्रकार की शिक्षा दे सकते हैं। इसीलिए बालक को इन सभी चीजों का ज्ञान अध्यापक को बालक की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान होना चाहिए, जिसके कारण जब तभी वह अपना जो शिक्षण कार्य है उसे सफल बना सकता है। फिर हमारा नेक्स्ट कहता है शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से स्वस्थ होने पर ही शिक्षक बालकों को ध्यान केंद्रित कर प्रभावशाली ढंग से शिक्षण प्रदान कर सकता है। यानी कि अगर बालकों का शारीरिक स्वास्थ्य सही नहीं होगा और अध्यापक को उनके बारे में जानकारी नहीं होगी तो वह उन्हें सही प्रकार से शिक्षण कार्य नहीं करा सकता है। इसीलिए एक अध्यापक का कर्तव्य है कि यानी कि वह बालकों के जो शारीरिक स्वास्थ्य है उनके बारे में भी जानकारी हासिल रखे, उनके बारे में जानकारी रखे, जिससे कि वह उनके अकॉर्डिंग उन्हें शिक्षा प्रदान करने में उनकी सहायता कर सके। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वह है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व शिक्षक का व्यक्तित्व सफल शिक्षण का आधार होता है। यानी कि क्या है, एक शिक्षक का जो व्यक्तित्व होता है वह सफल शिक्षण का आधार होता है। एक शिक्षक को अपने व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए। यानी कि यह बात नितांत आवश्यक है कि अगर किसी भी शिक्षक का जो व्यक्तित्व है, उसकी जो पर्सनैलिटी है वह अच्छी नहीं होगी, वह गुणों से भरी होगी, तो वह अपने अध्यापकों में भी सफल गुणों को अर्जित नहीं कर सकता है। इसीलिए शिक्षक का जो व्यक्तित्व है सफल शिक्षण का आधार होता है। उत्तम शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। प्रभावशाली व्यक्तित्व का अर्थ यह है कि उत्तम अध्यापक आत्मविश्वासी एवं दृढ़ इच्छा शक्ति वाला, चरित्रवान, कर्तव्यनिष्ठ एवं निरोगी होता है। क्या होता है? निरोगी होता है। उत्तम व्यक्तित्व वाले अध्यापक के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं। वह चरित्रवान होता है, वह समाज में एक आदर्श होता है समाज के लिए। इसीलिए इस पर इतना अधिक
उसके गुणों एवं आदतों का प्रभाव बालकों पर इतना अधिक पड़ता है, उसकी समग्र रुचियां तथा अभिरुचियां भी बालकों की रुचियां व अभिरुचियां बन जाती है। यानी कि अगर अध्यापक का व्यक्तित्व अच्छा होता है, उसकी जो रुचियां होती है, उसकी जो अभिरुचियां होती है, उनका प्रभाव बालकों पर बहुत अधिक पड़ता है और बालक अपने अध्यापक को ही अपना रोल मॉडल मानकर उसका अनुसरण करते हैं। हमारे रिस्क महोदय हैं, वह एक डेफिनेशन देते हैं, कहते हैं जो शिक्षक उत्तम व्यक्तित्व, गुणों, परिश्रमी, आत्मनियंत्रण, संतुलित इत्यादि के उदाहरण प्रस्तुत करता है, वह छात्रों को उत्तरदायित्व तथा आत्मनियंत्रण एवं मूल्यवान आदर्शों का निर्माण करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल करता है या महत्वपूर्ण योगदान देता है। रिस्क महोदय का ये कहना है कि अगर एक अध्यापक अच्छे गुण वाला है, उसके अच्छा चरित्र वाला है, तो वह अपने अध्यापकों छात्रों में भी इन सभी गुणों को क्या करता है, निर्माण करता है और उनके निर्माण करने में उनका सहयोग करता है। नेक्स्ट नंबर है अध्यापक का व्यवहार। अध्यापक का व्यवहार यदि शिक्षक का व्यवहार समस्त छात्रों के साथ एक समान है तो ऐसे शिक्षक अपने अध्यापन कार्य में बहुत अच्छे से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर वह किसी एक ही पर्सन को यानी कि व्यक्तिगत तरीके से अध्यापन कराएंगे, दूसरों को ध्यान भी नहीं देंगे, तो ऐसे शिक्षक अपने अध्यापन कार्य को सफल तरीके से नहीं कर पाते हैं। प्रत्येक अध्यापक को सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, प्रेम, सहयोग, सहानुभूति आदि गुणों से युक्त है। यानी कि यदि शिक्षक का व्यवहार समस्त छात्रों के साथ समान है और प्रेम, सहयोग, सहानुभूति आदि गुणों से भरपूर है, युक्त है, तो छात्र भली प्रकार से पाठ को सीख लेंगे। इसके विपरीत शिक्षक का व्यवहार होने पर छात्रों में शिक्षक के प्रति गलत धारणाएं बन जाएगी, व्यक्तिगत में से अत्यधिक बाधक सिद्ध होगी। यानी कि अगर किसी अध्यापक का व्यवहार गलत है, वह किसी केवल एक ही पर्सन को यानी कि एक ही छात्र पर अधिक ध्यान देता है, तो उसका जो अधिगम प्रक्रिया है वह अवरुद्ध हो जाएगी और अध्यापक के प्रति जो छात्र हैं उसके प्रति उनकी गलत अवधारणा बन जाएगी और वह अपनी शिक्षण प्रक्रिया में सफल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए अध्यापक का जो व्यवहार है वह भी अधिगम को प्रभावित करता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पढ़ाने की इच्छा। अगर अध्यापक के अंदर पढ़ाने की इच्छा होगी तभी वह किसी पाठ को भी रुचिपूर्ण ढंग से छात्रों को पढ़ा सकता है और छात्र भी उस पाठ को पढ़ने में रुचि लेंगे और उनकी जो अधिगम प्रक्रिया है वह सफल होगी। लेकिन अगर अध्यापक की किसी छात्रों को पढ़ाने में रुचि ही नहीं है तो वह क्या करेगा, यानी कि छात्र भी कक्षा में बोरियत महसूस करेंगे और उनकी जो अधिगम प्रक्रिया है वह प्रभावित होगी। इसीलिए अध्यापक की पढ़ाने की जो इच्छा है वह भी अधिगम को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसीलिए सो गाइस हमने आज अपनी इस वीडियो में अपने अधिगम को प्रभावित करने वाले टॉपिक में अध्यापक से संबंधित जो कारक थे उनका अध्ययन किया। हम अपनी नई वीडियो में अपने इसी टॉपिक पर जो नए कारक हैं, विषय वस्तु से संबंधित कारक हैं या फिर वातावरण से संबंधित कारक है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी का